नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर IBC 24 न्यूज चैनल की ईमानदार पहल जन कारवां पहुंच चुकी है आगर जिले में। आगर जिले में आज हम जानेंगे कि यहां के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और कितना विकास यहां पर हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम एक शपथ लेंगे और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। जाति धर्म लिंग भेद से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि दूसरों को भी मतदान के लिए जागरूक कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आगर मालवा जिला जो है देवास शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। 4 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर यह पूरा संसदीय क्षेत्र बना है, जिसमें कि आगर जो विधानसभा है वो इस संसदीय क्षेत्र में आती है। और हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की, तो यहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा की यहाँ की जनसंख्या है। आगर विधानसभा के अगर हम मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 2,11,000 से ज़्यादा के मतदाता हैं। यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए तो 949 यहाँ का लिंगानुपात है। तो ये रही आगर जिले के बारे में। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद है सभी गणमान्य, उन्हीं का हम स्वागत करते हैं। जो कि आज भाजपा की तरफ से हम बात करें तो आज हमारे साथ यहाँ के सांसद रह चुके मनोहर ऊंटवाल जी फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा करण सिंह यादव हैं भाजपा से, दिनेश परमार जी हैं, सुधीर जैन जी हैं, कमल अग्रवाल जी हैं और तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस से हम बात करें तो यहाँ पर NSY के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, बाबूलाल यादव जी, गुड्डू लाला जी, रोजमेरी डंडेल मैडम है। इसके अलावा कांग्रेस के भी सभी वरिष्ठ जन मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ के शहर के प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी, हर वर्ग यहाँ पर मौजूद है, जो कि आज जिम्मेदारों से अपने सवाल पूछेगा, यहाँ के मुद्दों को हमारे बीच रखेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, अभी कह सकते हैं, हालांकि उपचुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे हम बात करें, आप चूँकि यहाँ से लगातार कार्यकाल आपका रहा है, ऐसी 5 उपलब्धियाँ आप बताएँ जिसके जरिए आगर का विकास हुआ हो। देखिए, मेरी 5 प्रमुख उपलब्धियों में आगर के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र का खोलना, आगर में 350 करोड़ की लागत से सेंट्रल स्कूल का लाना, रेलवे के लिए हमको दूर दूर जाना पड़ता था आरक्षण के लिए, उसका आरक्षण केंद्र खुलवाना, और ये जो हमारा स्टेट हाईवे था, सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें ये कहूँगा कि मैंने भारत सरकार से ताकत लगा के इसको नेशनल हाईवे में घोषित करा के इसका नंबर उसको सुरक्षित करवाया है। और जो 5वीं मेरी बड़ी उपलब्धि है कि पूरे इस आगर क्षेत्र के अंतर्गत हमने कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया, आरक्षण केंद्र खुलवाया, सेंट्रल स्कूल खुलवाया, फिर नेशनल हाईवे घोषित कराया, और इसके साथ साथ हमने और जो संतरा और मौसम्बी होती है उसके लिए स्थान का चयन करवाया, जबकि भविष्य में वो इसको, और 5वीं हमने और फूड जोन के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, और दिल्ली में उठा के उसको उस जगह को सुरक्षित करवा के फूड जोन की कार्रवाई को भी लागू करवाने में सहयोग किया। मैं आपकी 5 में से 3 उपलब्धियों की बात करूँ, आरक्षण केंद्र खुल गया, लेकिन रेलवे लाइन तो आज तक नहीं आई, ट्रेन तो आई नहीं यहाँ पर। देखिए, मैं बहुत डंके की चोट से बात कहता हूँ कि रेलवे आगर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 1932 में ट्रेन चला करती थी, 1975 में कांग्रेस की सरकार में ट्रेन की पटरियों को उखाड़ दिया गया। उसके बाद से इस आगर के क्षेत्र में कोई रेल के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं था। कभी किसी ने इस बात को रखा भी नहीं, समाज के स्तर पे भी नहीं रखा, कभी कोई नहीं कहता था। कुछ समाज के वरिष्ठ नागरिक मुझे जरूर कहते थे कि मनोहर जी, यहाँ रेलवे लाइन थी कई जमानों में, कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि रही कि उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब आप इसमें कुछ प्रयास करें। मैंने बहुत डंके की चोट से
और भारत सरकार की लोकसभा में खड़े होकर रेलवे के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और उसी का परिणाम है कि रेलवे की गतिविधियां प्रारंभ हुई और रेलवे के जो एक मैं प्राथमिकी जो मैं अपनी तरफ से लिखाने का काम करूंगा वो रेलवे का आरक्षण केंद्र है। और मैं आपको डंके की चोट से कहता हूं कि पहले भी यहाँ सांसद कांग्रेस का रहा है, वो एक चिट्ठी लाके दे दे, वो एक चिट्ठी लाके दे दे मेरे को। उससे पहले कांग्रेस के सांसद ने कौन से दिन अपनी सरकार की लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया, कब उसने एक चिट्ठी लिख के दियो, ये आप बता दे तो मैं मान लूंगा। चलिए रेलवे के मुद्दे पे ही मैं जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद भी और भी मुद्दे हैं। रेलवे को लेकर कितना काम होगी, जो 5 उपलब्धियां बताई हैं उसमें रेल एक सबसे बड़ा मुद्दा है, कितना आप मानते हैं इस चीज? देखिए, रेल के नाम पर तो सिर्फ ढकोसला किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने। ये जिस आरक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं वो आरक्षण केंद्र 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब घोषित किया गया था और इसका ये सिर्फ दावा नहीं है, इसका लेटर भी है, इसको प्रमाण करने के लिए एक लेटर भी है जो ये साफ तौर पर साबित करता है कि कांग्रेस सरकार के दरमियान ये किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो पूर्ण रूप से जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, बोला रेल का और ला दिया आरक्षण केंद्र को। मैं सांसद जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रेन का रिजर्वेशन करवाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करवा सकता है? ये आरक्षण केंद्र के नाम पर झूठी बात फैलाने से क्या मतलब? आरक्षण ट्रेन का तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, तो फिर केंद्र का मतलब ही क्या? लेकिन एक आरोप ये भी लगा है कि रेल की पटरी कांग्रेस के कार्यकाल में ही उखाड़ी गई है। कांग्रेस के कार्यकाल में रेल की पटरी उखड़ी, लेकिन 14 बार इनके सांसद रहे, 16 बार में से इन्होंने क्या किया? और तो 4 लेन खा गए। जो 4 लेन मंजूर हुआ था, केंद्र की सरकार है, ये भाजपा से सांसद है मनोहर जी उटवाल जी हमारे, और उसके बावजूद हमारा 4 लेन चला गया। कहाँ गया? 4 लेन के मुद्दे में बात करते हैं। 4 लेन की क्या स्थिति है? मनोहर उटवाल जी जब आगर में आए 13 में आते ही सबसे पहले जिले लेके आए और टोल टैक्स से जेल तक 4 लेन रोड बनवाया, जो अभी चालू है रोड। ये हमारे विधायक जी, लेकिन उसमें राज्य सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं जा रहा है 4 लेन। नहीं, अभी बना है 4 लेन, इनने बनवाया है और आगे भी हमारे विधायक जी और सांसद जी का प्रयास है कि 4 लेन जरूर बनेगा मोदी सरकार में। जी, 4 लेन यहाँ के राज्य के अधिकारी जो कह रहे हैं 4 लेन यहाँ से नहीं जा रहा है। हाँ, अब मैं आपको 4 लेन का जवाब देना चाहता हूँ, जरा कान खोल के सुन ले। ये जब तक इनकी सरकार थी 4 लेन नाम की चिड़िया भी नहीं उड़ा करती थी यहाँ। ये मनोहर उटवाल डंके की चोट से कहता है कि इस 4 लेन की सुगबुगाहट मनोहर उटवाल ने राजगढ़ के अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग करके, और ये मांग की थी कि राज्य सरकार का रोड है, राज्य सरकारों ने 40 साल तक शासन करा, इन्होंने हमेशा लाशों के ढेर करे और इसलिए इसको 4 लेन के में घोषित किया जाए। आज मैं डंके की चोट से कहता हूं कि 4 लेन का नेशनल हाईवेज नंबर डला। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार में अधिकारी क्यों बोला कि वो रोड राज्य सरकार बना ले? क्यों बोला? मैं बताता हूं इसकी ओरिजिनल जानकारी आपको। भारत सरकार का नेशनल परियोजना प्रोग्राम जारी हुआ है जो बिजनेस को विचार करके 90,000 करोड़ की लागत से एक नेशनल हाईवेज बनेगा जो दिल्ली टू बॉम्बे को जोड़ेगा। उस प्रक्रिया में उन्होंने बड़े महानगरों को जोड़ने का काम किया है। भोपाल का रोड भोपाल प्रोजेक्ट मैं बता रहा पूरा आपको। भोपाल महानगर इंदौर से जुड़ेगा, इंदौर महानगर उज्जैन से जुड़ेगा और उज्जैन महानगर जहां वो नेशनल हाईवेज का जो राष्ट्रीय परियोजना का रोड है वो उससे जुड़ेगा। उससे इस रोड का आगर है कि अब इसके बाद मैं इसके बाद और आगे की बात बताना चाहता हूं। मनोहर उटवाल आपकी इस चैनल पर डंके की चोट से कहता है 4 लेन का अगर नेशनल हाईवे नंबर डलवा सकता तो 4 लेन केवल मनोहर उटवाल ही बनाएगा। ये तय जवाब लेते हैं। जो आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार आने के बाद यहाँ से 4 लेन को छीना जा रहा है। सबसे पहले तो ये गपोड़े मिल रहे हैं। जब विधानसभा में इनको वोट चाहिए था तो 4 लोकसभा में वोट लेने के लिए इन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया और यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की कि ये 4 लेन हो गया।
जैसे ही वोटिंग हुआ और इन्होंने अपना ईमान चेंज कर दिया कि अब 4 लोकसभा क्षेत्र मंदसौर, नीमच, रतलाम को जोड़ रहे हैं, ये 4 लेन नहीं, ये अंतिम में घोषणा क्यों करता है जब ये अंतिम सांस इनकी सरकार ले रही होती है। और ये सुनो, कृषि विज्ञान केंद्र ये अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, हर घोषणा अंतिम समय में। ये केवल झूठ का पुलिंदा और कपड़े मिल रहा है। चलिए क्या कहेंगे? ये विधायक है तो 4 लेन सैंक्शन कराएं, इन्हीं के काल में कैंसिल हुआ है और इन्होंने कोई प्रयास किया ही नहीं है। चलिए 4 लेन के लिए कोई प्रोसेस नहीं हुआ। 4 लेन के लिए और रेल के लिए कोई प्रोसेसर नहीं है। और दूसरा ये, यहाँ पर युवाओं की बात होना चाहिए, उनके रोजगार की बात होना चाहिए, किसानों के हक की बात होना चाहिए। उसके अलावा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात होती है। और इससे कांग्रेस के सांसद और विधायक से ज्यादा बीजेपी के विधायक और सांसद रहे, फिर भी अगर की स्थिति आप ये कैमरा लेकर नगर में चले, युवा ठेले लगा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के किसानों का, एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के किसानों का फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग। संतरा किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट कब तक आएगी? यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाली है। माननीय हमारे सांसद जी और विधायक जी ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय, और जो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है। कब तक आने वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर क्या होगा इस क्षेत्र को लेकर संतरा किसानों के लिए? लोकसभा के बाद भूमि पूजन होगा और फूड प्रोसेसिंग बहुत जल्दी पूरा प्रोसेस में है। लोकसभा के बाद तुरंत उसका भूमि पूजन हो जाएगा। चलिए एक सवाल और है, किसान कर्जा माफी, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है आगर क्षेत्र के? मध्य प्रदेश में लगभग 35 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। और लोकसभा चुनाव के बाद जितने बचे हुए किसान हैं उन सभी, थोड़ा शांत रहिए, जवाब सुन लीजिए। जितने बचे हुए किसान हैं उन सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। और अगर हम बात करें और थोड़ा शांत रहिए, पहले जवाब तो सुन लीजिए। और अगर हम बात करें हमारे सांसद मनोहर ऊंटवाल जी की, तो ऊंटवाल जी इतने कलाकार आदमी हैं कि एक ही सड़क का 4 बार चूना डाल के वो उसका उद्घाटन करके आते हैं। ऐसे हमारे सांसद जी हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। 170 करोड़ रुपए आगर जिले में, जवाब सुन लीजिए। 170 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा आगर जिले में माफ हो चुका है। और जितने बचे हुए किसान हैं उन सब का कर्जा भी जल्दी माफ होगा। आप कह रहे थे आपका कर्जा माफ हुआ? हाँ सर, मेरा कर्जा माफ हुआ है। 1.5 लाख का कर्जा था कोऑपरेटिव सोसाइटी से आगर ब्रांच का। देखिए ये यहाँ पर ये बता रहे हैं 1.5 लाख का इनका कर्जा माफ हुआ है जी। हाँ सर, 1.5 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। पालड़ा की जमीन 22 बीघा जमीन में हमने कर्जा लिया था, जिसमें हमको खाद बीज भी मिला था। उसके अलावा 1.5 लाख का कर्जा हमने माफ किया हमारा। आपका ये कब हुआ है कर्जा माफ आपका? अभी सर 15 दिन पहले। मैडम क्या कहेंगे, यहाँ पे किसानों को कितना फायदा हुआ है कर्जा माफी? अभी जो किसानों को कोई फायदा ऐसा दिख नहीं रहा है डायरेक्ट की हुआ है। कांग्रेस की सरकार आई तो कर्जा माफ हुआ है और लोग थोड़े खुश हुए हैं कि हमको बीज मिल रहा है, खेत में डालने के लिए खाद मिल रही है, पैसा मिल रहा है। इन सबसे किसान खुश है। चलिए यहाँ पर कुछ हितग्राही भी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं उनका कर्जा माफ हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं है, बताओ रसीद कहाँ है? रसीद का प्रमाण चाहिए, माफ करवा रसीद क्या? पूरे मध्य प्रदेश में अगर 2 लाख अगर कोई भी प्रूफ कर देगा तो आज हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। 2 लाख किसी पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई का सर्टिफिकेट दे दिए हैं और सर्टिफिकेट घर घर जाके संतुष्टि के रूप में दिया है। क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? इसके आंकड़े हैं 170 करोड़ रुपए सिर्फ आगर जिले में हुए। और आगर विधानसभा में 30,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मात्र आगर विधानसभा में हजारों किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इनकी सरकार केंद्र ने 2-2 हजार रुपए छलावा किया। मध्य प्रदेश में किसी भी किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में नहीं आए। नरेंद्र मोदी ने किसानों को घोषणा करी। चलिए कुछ किसान ही है हमारे साथ मौजूद। बाबा, आपका कर्जा माफ हुआ? आपका कर्जा माफ हुआ? एक व्यक्ति के 2 लाख। यहाँ पर किसान खुद बोल रहे हैं जी। ये किसान बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि माफ हुआ। सुनिए, मैं डंके की चोट से इन बातों से, मैं डंके की चोट से इनसे सर्टिफिकेट मांगो। ये कांग्रेस का एजेंट है। चलिए जो यहाँ के जो आगर के और भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर इस शहर के क्या प्रमुख मुद्दे, कितना विकास हुआ है दोनों के कार्यकाल में। सबसे पहले तो आप सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि दोनों हाथ उठा के बाबा की बस्ती में बैठे बाबा का जय जयकारा लगाएंगे। बोलो राजा धीराज बम्बे नाथ महादेव की। अभी चूंकि आज आप लोगों ने बुलाया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं
जिस प्रकार से राजनीतिक दल के हमारे नगर के कर्णधार लोग जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, मेरा सभी से हाथ जोड़कर पूरे नगर और क्षेत्र की जनता की तरफ से निवेदन है अपने सवाल बताइए आप कि ये जो मुद्दे चल रहे हैं इनको छोड़ करके और रचनात्मक काम में आप जुट जाएं। मैंने सलाह भी दे दी। और सवाल ये कि बैजनाथ धाम में विकास के लिए लाखों रुपए पड़ा है, वहाँ का सिस्टम व्यवस्थित नहीं होने से आज तक वहाँ विकास नहीं हो रहा है। अगर बाहर से कोई दर्शनार्थी आते हैं तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। आज बैजनाथ धाम में सबसे जो भयंकर समस्या वो पानी की है, वहाँ पर एक डैम बनाया जाए, बड़ा डैम बनाया जाए। दूसरा ये है कि जो शराब की जो दुकानें हैं ये नगर से 100 मीटर 150 दूर होना चाहिए मेन रोड। शराब दुकानें दूर होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? शराब की दुकान पहले दूर थी, परंतु अब हाईवे पे खोल दी गई है, जिससे आने वाले नागरिक रोज आए दिन दुर्घटना एवं कई प्रकार की असामाजिक गतिविधि होती है। आप क्या कहेंगे? शराब का ठेका 500 मीटर दूर ही होना चाहिए। शराब एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और भी जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक कांग्रेस पार्टी के लिए और एक भाजपा के लिए है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि 26 फरवरी सन 2019 को कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री नीलेश पटेल ट्वीट करते हैं, और ये भ्रष्टाचार को लेके आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेगी कांग्रेस। ये ट्वीट करते हैं कि आगर मालवा के राजस्व विभाग द्वारा मुझसे 15,000 रुपए की रिश्वत ली गई। तो भाई आप ही की सरकार और ये रिश्वत ले रही है। और एक भाजपा से क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने हिंदुस्तान की शिक्षा की ये हालत कर दी कि ये तो युवाओं से पकौड़े बिचवा रहे हैं और ये बैंड बाजे बजवा के पशु हंकवा रहे हैं। बोलिए आप क्या हालत कर दी? चलिए क्या कहेंगे साहब? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आगर जिला, यहाँ जितने काम नहीं उससे ज्यादा अधिकारी है, और जितने काम नहीं है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये तो रही कई ऐसे मुद्दे, शराब का मुद्दा, क्या कहेंगे आप लोग? क्या लगता है इस आगर क्षेत्र को लेकर? पूरे हिंदुस्तान में 11 करोड़ लोग बेरोजगार है और सरकार इस पे इस मुद्दे पे क्यों बहस नहीं करती है? युवा स्वाभिमान योजना 100 दिन का आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कितने युवाओं को आप प्रशिक्षित कर चुके हैं या किस तरीके से उन्हें आगे संबल बना रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में कोई एक भी युवा रोजगार के बिना अधूरा ना रह जाए। प्रत्येक मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार देने का सरकार का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के जरूर से प्रयास रहते हैं कि युवाओं को चौकीदार और पकौड़ा तलना जैसे रोजगार दें, लेकिन स्वरोजगार योजना के तहत कांग्रेस पार्टी संकल्पित है मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा उसकी आमदनी महीने की बन सके, इसके लिए। मेरा ये कहना है, आगर के सारे सम्मानित नागरिकगण यहाँ बैठे हैं, राजनीति के दल के सब नेता बैठे हैं। जहाँ तक रेल का सवाल था, मेरा सिर्फ ये इतना कहना है, केंद्र सरकार से लेकर स्टेट के 5 लोकसभा में इनके उम्मीदवार बैठे हुए थे, सांसद बैठे हुए थे, और राजस्थान में इनकी मुख्यमंत्री बैठी हुई थी, दिल्ली में इनके प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी रेलवे का कोई भी जिक्र आज तक नहीं हुआ। किसी भी शहर की तरक्की करने के लिए 3 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। उस शहर में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, रेलवे का विकास होना चाहिए। उस शहर की कभी तरक्की नहीं होगी। दूसरा मेरा यह कहना है, हमारे आगर शहर के, आगर जिले के जितने भी विद्यार्थी बच्चे हैं वो LLB करने के लिए हमको इंदौर रोजान जाना पड़ता है। हमारा लॉ कॉलेज था, उसके आज तक किसी भी दोनों पार्टियों ने कोई चर्चा नहीं करी। युवाओं के रोजगार को लेकर मैं आगर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, पिंटू जायसवाल। हमने युवा स्वराज को रोजगार योजना में आगर नगर पालिका ने लगभग 750 लोगों ने हमारे यहाँ पे पंजीयन कराया और हमने उनका आइडेंटिफिकेशन किया और उनका हम जो प्रक्रिया जो शुरू करी है हमने, उसमें उनको रोजगार देने की 100 दिन के लिए वो हमने प्रारंभ कर दी है। 750 लोगों का हो चुका है पंजीयन, क्या कहेंगे? हाँ, 1000 के आसपास पंजीयन हो चुका है। जिला पंचायत के पंजीयन अलग हुए हैं। जब से सरकार आई है कांग्रेस की, बेरोजगारों को रोजगार देने के पहल बहुत तरीके से करी जा रही है। ऐसा कोई बेरोजगार नहीं रहेगा युवा जो बेरोजगार रहेगा, और वो हमेशा रोजगार देंगे। 4000 रुपए उसको घर बैठे देंगे। 100 दिन का ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सरकार युवाओं के लिए बहुत सोच रही है। रोजगार दिया जा रहा है, पंजीयन किया गया। मेरा इतना सा है निवेदन कि जब आगर में एक मिनट आगर में जब रेल का आंदोलन उठाया गया, बीजेपी के एक कार्यकर्ता उस रैली के लिए आए हो जमीन पे तो बता दे कोई। 1000 लोगों का बता रहे कि पंजीयन हो चुका है युवा स्वाभिमान योजना के तहत। मैं कांग्रेस के नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, भैया लोकसभा के चुनाव है, समाज को फर्जी जानकारी मत दो, वरना मैं उन 1000 लड़कों का विधानसभा में क्वेश्चन लगा के नाम पूछ लूंगा कि तुमने किनके पंजीयन करा। मैं कह रहा हूं
ये जो बता रहे जानकारी संपूर्ण रूप से झूठी है। मध्य प्रदेश की सरकार की हालत आर्थिक रूप से कंगाली सरकार है। अरे इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक जवान बेटा घर में मरा पड़ा और उसके दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपये सरपंच ने देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि उसके पास 5,000 रुपये का पोर्टल बंद हो गया। चलिए मैं, लेकिन रोजगार की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। आगर में क्या मिला? आप रोजगार की बात करते हो तो फिर रोजगार अगर सुनना ही हो तो मैं, चूंकि अभी तो मैं विधायक बना और संयोग से सरकार बन गई, पर अगर सांसद का अगर रिकॉर्ड सुनना हो तो कान खोल के सुनो। मैंने अमलतास मेडिकल कॉलेज लेके आया देवास के अंदर, उसमें 350 बच्चों को रोजगार मिला और 40 बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र के MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की 106 यूनिवर्सिटी में VIT यूनिवर्सिटी जो गुजरात के अंदर जा रही थी, मैंने उसके सांसद जी से निवेदन करके उसको आस्था में लेके आया। आप जाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, आस्था कोटरी गांव में, हर गांव में आपको 4-4 लोग केवल किराएदार इसलिए मिलेंगे कि सारे प्रोफेसर VIT यूनिवर्सिटी के वहां गए। मैंने जो इंक का प्लांट लेके आया हूँ, हिंदुस्तान का नंबर 1 का इंक का प्लांट केवल देवास के अंदर आया है। उस इंक के प्लांट में 300 बच्चों के आवेदन उसने मांगे हैं। कल मैं खुद जाके मिलके आया, आपके आंकड़े दे दिए, आप जाके जानकारी ले लीजिए। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन आप विधायक आगर के हैं, सांसद आगर को लेकर जो आपने 5 उपलब्धियां, लेकिन वो पूरी धरातल पे अभी उतर नहीं पाई है ना। अरे भैया सुनिए, आरक्षण केंद्र प्रारंभ हो गया, कौन कह के धरातल पे नहीं? कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ हो गया, पॉलिटेक्निक का ट्रामा सेंटर भारत सरकार का वो तो धरातल पे आ गया। सारे क्षेत्र की जितनी ग्रामीण सड़कें धरातल पे आज आपको दिखती है। सारे गरीबों के मकान, सारे गरीबों के मकान जो भारत सरकार मनोहर ऊंटवाल के खाते में जाएगा, वो गरीबों के मकान चल के आप मेरी आंखों से देख लो, मैं दिखाना चाहता हूँ। चलो, मैं 90% यहाँ के लोगों के गैस के कनेक्शन करवा चुका हूँ, वो मैं दिखाने के लिए तैयार। कौन कहता धरातल में नहीं है? ठीक है, उज्ज्वला योजना और सभी की जानकारी और ले लेते हैं। कितनी केंद्र की योजनाएं आई है यहाँ पर? जो कह रहे उज्ज्वला योजना, टंकी आ गई है लेकिन गैस भराने के लिए पैसे नहीं है उन महिलाओं के पास, चूल्हा आज भी फूक रही है। और महोदय जो कह रहे हैं नहीं कि रेल उखाड़ी गई, अभी तक जितने भी सांसद विधायक बने इनके बने हैं, इनमें दम नहीं है क्या कि रेल नहीं ला सके। और दूसरी बात, किसानों के जो कर्जे माफ हुए हैं, जरा गांव में जाकर देखो, 99% लोगों के कर्जे माफ किए गए हैं। इतने 60 दशक में 70 सालों की 65 सालों की सरकारों में कांग्रेस ने एक बार विचार नहीं किया? गरीबों के पास मकान नहीं था, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, घर में अन्न जलाने के लिए साधन नहीं थे, वो एक प्रधानमंत्री ने दिया और आप उसकी बुराई करते हैं। इसके अलावा आगर में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, लेकिन यहाँ पर आए दिन यही खबर निकलती है कि गौशाला में गायें क्यों मरती हैं। आपके कार्यकाल के दौरान भी हुआ, गौशाला में कई गायों की मृत्यु हुई है। देखिए, अभी 2 महीना पहले कांग्रेस की सरकार में करीब 200-250 गायें मरी थी। मैंने मध्य प्रदेश सरकार से बात करी, उनकी तरफ से कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला। उससे पहले भी गायों का नुकसान हुआ था, स्वयं मंत्री गया था देखने के लिए, प्रभारी मंत्री। आप जरा इनसे पूछ लो कि अभी जो 250 गायें मरी थी, इनका प्रभारी मंत्री या इनका कोई एक भी बच्चा गया? गौशाला का क्या हुआ? पूरे जिले में कितनी गौशालाएं बन पाई? फिलहाल अभी 30 गौशालाएं आगर जिले में बनने वाली है और लोकसभा चुनाव के बाद में प्रत्येक पंचायत में गौशाला देने का कमलनाथ जी का प्लान है। और हमारे जो सांसद जी हैं, मनोहर ऊंटवाल जी, सांसद जी की भूमिका हैरी पॉटर की जैसी है। जब चुनाव आते हैं, झाड़ू पे बैठ के आ जाते हैं, यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से कहीं और। वैसे ही अभी यहाँ उड़ते उड़ते आगर पहुँचे हैं, अभी फिर लोकसभा चुनाव में उड़कर उज्जैन जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके प्रश्न पे आता हूँ। आप गौशाला के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ जो सालरिया गौ अभ्यारण्य है, विश्व का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है। कभी मुख्यमंत्री जी ने सूद नहीं लिए, ना आके देखा है। जब भी देखो तो शिवराज सिंह जी और इतनी गायें मर गई है यहाँ पे, इसकी कोई सूद नहीं। और विधायक जी जो बोल रहे हैं मकान की आवास योजना की, कितना भ्रष्टाचार हुआ है और इनके लोगों ने कितनी दलाली करी है, उसके बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ। और 2014 से इनकी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक कौन सा काम कर दिया घोषणा पत्र का? 3 महीने कमलनाथ सरकार को हुए हैं और उन्होंने अपने वचन पत्र की 82 मांगों को पूरी की है। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 15 सालों में उन्होंने क्या विकास किया, वो पहले
उसका स्पष्टीकरण दे। 3 महीने में जितनी अपेक्षाएं करते हैं उससे कहीं अधिक काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं। जी, आपको क्या लगता है? और भी लोग हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे साहब, ये जो क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, पिछले 4.5-5 साल से केंद्र में भी इनकी सरकार थी और 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में भी आपने जो क्वेश्चन पूछा था गो अभ्यारण्य, इससे पहले भी कई बार मुद्दा उठा इसका। उस गो अभ्यारण्य में 38 करोड़ रुपए आए थे। उस 38 करोड़ रुपए में बीजेपी की सरकार में गो अभ्यारण्य के लिए वो रोड भी नहीं बना पाए थे। और हमारे कमलनाथ जी ने बैठते ही, कमलनाथ जी ने सरकार बनते ही ये आदेश दिए हैं कि गो अभ्यारण्य की जांच होगी और उसके लिए नई कमेटी भी गठित हुई है और उसकी जांच भी हो रही है। और उसकी जांच जैसे ही आचार संहिता होगी और संपूर्ण की जाएगी और दोषियों को कमलनाथ की सरकार में बिल्कुल से दोष मुक्ति, मतलब जो गाय मृत्यु को लेकर कहेंगे, क्या आपको प्रमुख मुद्दे लगते हैं इस क्षेत्र को लेकर? क्षेत्र का समुचित विकास एक प्रमुख मुद्दा है। नगर में जो हॉस्पिटल बनाया गया है, आप देखिए उसकी नगर से जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर यही हॉस्पिटल छावनी क्षेत्र में बनाया जाता या ऐसी जगह बनाया जाता है जो सबकी पहुंच में होती है तो निश्चित रूप से उसका ज़्यादा फायदा होता है। पहला क्वेश्चन ये है सर कि 2017 में सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं केंद्रीय सरकार का है ये। और दूसरा ये है कि अभी पिछली पीएससी की एग्जाम हुई थी, उसमें 40 घोटाले मतलब फर्जी बैठे थे आगर केंद्र पे। तीसरी बात ये है सर कि ये बात करते हैं गाय रक्षा की, उनके केंद्रीय गृह मंत्री ने बीफ खाने का दावा किया, उसका क्या है? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बीफ खाता हूँ तो ये इनके मंत्री को बंद नहीं कर सकता। इनके मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर क्या है? मैं भाई साहब एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी कमलनाथ सरकार छात्रों को उनकी आवाज उठाने के लिए काय को दबा रही है? एक सवाल पीछे से निकल के आया था हॉस्पिटल को लेकर कि बहुत दूर बना, जनता को परेशानी हो रही है, सामंजस्य नहीं है। हॉस्पिटल हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिशीघ्र बनाया, लेकिन कांग्रेस का प्रभारी मंत्री हमारे विकास कार्य का रिबन काट के गया, एक पैसे का सहयोग नहीं। आज मरीज परेशान है, सब परेशानियां हो रही है। लगातार आपको लेकर कहा जा रहा है कि युवाओं के, छात्रों की आवाज को आप लोग दबा रहे हैं। देखिए, छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा रही है। इनके विद्यार्थी परिषद की जो गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में चरम पर फैल गई थी, जो छात्र नेताओं को जिंदा जलाया जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी, कमरे में बंद करके पीटा जा रहा था, लड़कियों के साथ गलत हरकतें हो रही थी, उस पर प्रतिबंध लगा है। एक बात बताइए कि एक तो ये विद्यार्थी परिषद पे आरोप लगा रहा है, ठीक है ना? विद्यार्थी परिषद का कोई नेता यहाँ नहीं है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आरोप लगाने से पहले आरोप तो कुछ भी लगा दो भैया, आरोप के लिए तो खुला मैदान है। ये स्थानीय मुद्दे हैं। एक सवाल आपके लिए हमेशा निकल कर आ रहा है कि जब से आपने मंत्री बनने की लालच में सांसद की सीट छोड़ी, विधायक का चुनाव लड़ा और आपने अधर में अपने क्षेत्र को छोड़ दिया, इसको स्पष्ट करिए। एक बात मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूत तोप हूँ, जहाँ कोई माइका लाल चैलेंज करता है, भारतीय जनता पार्टी मुझे दाव पे लगाती है और हर बार मैंने इंदौरियों को हवेर के इंदौर तरफ फेंक दिया। जब पार्टी को जहाँ लगे ये मनोहर ऊंटवाल उसकी तोप है, वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। जवाब ले लेते हैं। क्या अगला जो उनका कहना है कि जहाँ जहाँ उनकी जरूरत होती है वहीं पर पार्टी इस्तेमाल करती है उन्हें? देखो, जो चलना था जादू चल गया, अब इनकी पोल खुल चुकी है, ठीक है? अब मेरी सुनो मेरी बात, आज इन्होंने कोई उपलब्धि भी नहीं ली, जनता को बेवकूफ बना बना के और इन्होंने चुनाव जीत लिए। अब लोकसभा आओ, लोकसभा आ जाओ और हम आपको बता देंगे कि कितने ताकत से हम तुमको हरा के बताएंगे। जी, आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप बाहर ही थे इसलिए आपको वापस भेज दिया गया। देखिए दीपक जी, जब आप यहाँ से इंदौर वापस जाएंगे तो रास्ते में उज्जैन पड़ेगा और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद ही उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से या आम लोगों से पता कर लीजिएगा कि ऊंटवाल जी खुद आगर से भागने की तैयारी में है या नहीं है। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बोरिया बिस्तर बांध लिया है, उज्जैन भागने की तैयारी में है, डीगे हाँकने से कुछ नहीं होगा। ऊंटवाल जी यहाँ आए हो, यहाँ 5 साल रहो, जनता का काम कर कर बताओ तो मानेंगे। कहा जा रहा है कि अब आप उज्जैन की तैयारी में? ये बात विपिन वानखेड़े साहब की सही बात है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मुझे उज्जैन ले जाने की तैयारी है, पर जाओ विपिन वानखेड़े जी, आपकी बात पर मैं चैलेंज करता हूं कि मैं उज्जैन नहीं जाऊंगा, आगर में रहूंगा।
आपके सांसद निधि का कितना इस्तेमाल हुआ है आगर के लिए? 100%। देखिए, हमारे यहाँ सांसद निधि का उपयोग कभी भी सांसद नहीं करता, उसके कार्यकर्ता करते। मुझे जो भी काम बताया वो काम ईमानदारी के साथ उन सांसदों को दिया, और मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ, कोई भी दलाल मेरे पास आके ये नहीं कह सकता कि मैं मनोहर ऊंटवाल को चाय पिला के पैसे लेके आया। मेरे हिसाब से इस आगर के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमें ऐसा एक विधायक और ऐसा सांसद मिला जो ऑलराउंडर, हर काम में माहिर है, कोई निराश होकर नहीं जाता है। चलिए, कितना काम हुआ है सांसद के तौर पर यहाँ पर? सर, मेरा सवाल ये सांसद जी से है कि पिछले 2014 के चुनाव में सांसद जी और हमारे मामा जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि केंद्र सरकार जो है मनमोहन सिंह जी की, वो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। तो उज्जैन लोकसभा और ये देवास लोकसभा और राजगढ़ लोकसभा, तीनों लोकसभा में हमने, जनता ने जो बीजेपी के जिताए, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी है। उसके बाद भी ये हाईवे कैसे आप आए होगे उज्जैन से चलकर? इतना छोटा रोड है कि 2 गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो पाती। ये रोड कब बनेगा सर? 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने क्या करा? वाजिब प्रश्न है, जवाब ले लेते हैं। क्यों नहीं बन पाया रोड? इससे पहले वाला जो रोड आज है वो भी हमारी सरकार ने दिया था, और अब बनने वाला रोड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। हम एक तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं जिसमें काफी बदलाव किया गया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को दोगुना किया गया है। क्या लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? कितनी बड़ी ये योजना रही है आप लोग? देखिए साहब, हमारा कोई जो 51,000 रुपये हमने किए हैं, हमारी कांग्रेस की कोई भी योजना हो, हम वोट के खातिर नहीं करते हैं। जब हमारी सरकार आई है, हमने जनता की भलाई, किसानों की भलाई, व्यापारियों की भलाई के लिए काम किया है। हमने कभी ये नहीं देखा है कि वोट हमको क्या मिलेगा। वोट का सौदा करने वाले इधर बैठे हैं, हम विकास करने वाले और विकास की बात करते हैं केवल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों प्रदेश में बहुत बलात्कार हुए, उसके लिए इनने क्या एक्शन उठाया था? अभी तो हमारी सरकार है, लेकिन इन्होंने क्या किया? कोई सजा का प्रावधान किया उसमें? हाँ, बच्चों के संग महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार के पास योजनाएं हैं। हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे ताकि कोई उनका दुरुपयोग ना कर सके। चलिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का क्या लगता है, कुछ फायदा होगा? ये जब से हमारी सरकार हुई 51,000 रुपये हमने घोषणा करी है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। जब भी मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, उसमें अगर अपने जो भी उसका हितग्राही है वो अपनी बेटी की शादी वहाँ कराएगा, उसको 51,000 का फ़ायदा मिलेगा। अब वो जो हॉस्पिटल वाली आप बात कर रहे थे, जो उस नगर निवेश की समिति में मैं भी पदेन सदस्य हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से, तो जो वहाँ पर जो जगह का जो तय हुआ था बड़ौद रोड पे, उसमें मैं भी था, माननीय हमारे सांसद जी भी थे, और एक विधायक है गोपाल परमार, वो भी था। तो ये स्थिति है कि सबसे ज़्यादा गोपाल परमार ने जीत करी उस सुनसान इलाके में आगर से 6 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए हॉस्पिटल के लिए, जबकि सबने विरोध ये करा था कि उज्जैन रोड पे नगर के पास में पूर्व विधायक की गलती की वजह से ये दूर गया। वो 6 किलोमीटर दूर उसकी गलती से गया था गोपाल परमार। अस्पताल जो है वो पूर्व विधायक की गलती की वजह से गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें, कितना फायदा यहाँ के महिलाओं को मिल पाया? नहीं, मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी से, कि अभी आगर में 1 महीने पहले ओले गिरे, पाला गिरा, हमारे माननीय विधायक जी ने 100 गांव से अधिक में दौरा किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आगर आए, कांग्रेस ने एक भी किसान को ओला पोला गिरा में एक आर्थिक सहायता 1 रुपये की भी की। माननीय विधायक जी ने 100 गाँवों के प्रमाणिक जाके वहाँ दिए। इससे जुड़ा सवाल था, क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो महिलाओं को, हितग्राहियों को पैसा मिल पाया है, नहीं मिल पाया? देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शिवराज सिंह जी की नकल है, पर चलो, आपने अच्छे काम को स्वीकार करा, मैं उसके लिए अब मानता हूँ। एक सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि इनके मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी ने सेलाना में जाके मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेल्ट है, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ जाके उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान में किसी प्रकार की कमी नहीं, जिसको जो चाहिए वो सब मिलेगा, पियो, और जितना पीना हो उतना पियो, वो सब मिलेगा। मैं इनसे सलाह देना चाहता हूँ कि अब आदिवासी 60% राधा स्वामी हो गए, भैया ऐसे मंत्री मत भेजो। लेकिन एक दूसरी बात भी थी कि सबसे ज्यादा जो आरोप प्रत्यारोप है, बदजुबानी भी आगर क्षेत्र में ही क्यों देखने को मिलती है? देखिए, राजनीति हमेशा संयमित रहना चाहिए, और मैं संयमित राजनीति का शुरू से पक्षधर रहा हूँ। मैं कोई पहली बार आगर से ना विधायक बना ना सांसद बना,
उससे पहले मैं लगातार लंबे समय तक आलोट का विधायक भी बना हूँ और वहीं से मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ। उसके बाद में पार्टी को लगा था तो मुझे आकर भेज दिया, पर मेरा उसके पूरे कार्यकाल में आपको कभी वहाँ तो मैं प्रेमचंद गुड्डू जी जैसे के सामने भी लड़ा हूँ, पर उसके बाद भी कभी भी बदजुबानी वहाँ नहीं हुआ। कहीं न कहीं यहाँ चरित्र के साथ खेला गया था जो वास्तव में राजनीति में शोभा नहीं देता। हालांकि आगर की जनता मेरे चरित्र को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उन्होंने विधानसभा में मुझे सम्मान दिया, इसमें कोई दो मत नहीं। बाकी हम बदजुबानी राजनीति के कभी पक्षधर रहे नहीं। माननीय सांसद जी ने गांव गोद लिया था सुधवास। आप मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने कितने लाख के वहाँ कार्य कराए और क्या विकास है? गांव गंदगा हो रहा, पूरा गंदी नालियों में गांव में पड़ा। आदर्श ग्राम के तहत क्या कितना काम हुआ है जी? सर मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि हमारे पास में कुंडालिया डैम बना है, तो एक बार जब मुख्यमंत्री का सभा का वहां पे कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे और वो सभा कैंसिल हो चुकी थी, जिसका 32 लाख रुपए पेमेंट ये बीजेपी सरकार कर चुकी है। और इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है और ये कहाँ लगा है? 3 महीने के अंदर 72 की जो योजना शासन की वो योजना कोई नहीं दी। उसके अलावा प्याज, आज प्याज 2 रुपए से 2 रुपए किलो बिक रहा, वो उसका कोई खरीदार है क्या प्याज का? कुछ रोज मंडी में हालत है, शाजापुर मंडी में आज की स्थिति बहुत खराब हो रही है जी। जी एक ही बात पूछना चाहूँगा। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सांसदों को गोद दिए थे गांव, कृपया खाली उन गांव की जांच करवा ले और उन गांव में क्या क्या विकास हुआ तो पता चल जाएगा कि 4.5 साल में बीजेपी ने क्या करा। आदर्श ग्राम वाकई में एक बड़ा सवाल है। आपने जो गांव गोद लिया था कितने विकास कार्य किए वहाँ? देखिए, आदर्श गांव के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण बिंदु मुझे वहाँ के कलेक्टर द्वारा दिए गए थे, 10 मैंने पूरे कर दिए। आरोप लग रहे हैं कि आपके गांव में विकास नहीं है। से क्या होता? ये तो कुछ भी आरोप लगाते कि इनके आरोप। अब आपको मालूम है, एक बता रहा सुसनेर विधानसभा का मामला कुंडालिया का, एक बता रहा शाजापुर विधानसभा के गांव का के वहाँ 2 लाख के कर्जे। इनकी तैयारी तो है नहीं, ये आरोप मेरे क्षेत्र में कर रहे, आरोप दूसरी विधानसभा के ढूंढ के ला रहे। बड़ा सवाल और भी है, हम पीछे से पूछना चाहेंगे आपसे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? राष्ट्रीय हित का मुद्दा या फिर हाल ही में जो प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई है उसके द्वारा किए गए काम से आप प्रभावित होंगे? हाँ सर, हाल ही में जो कमलनाथ जी की सरकार आई है, हमने लगातार 3 महीने में हमारे जो वचन पत्र थे पूरे किए हैं। और मेरा आगर जिले के जनप्रतिनिधियों से यह सवाल है कि ये जिला तो छोटा है लेकिन यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपके लिए सड़क का है, मेरी दोनों पार्टी वालों से कहना है, मेन मुद्दा सड़क का मुद्दा है। उज्जैन से लेकर चौली तक 4 लेन रोड बनना चाहिए। कौन सा मुद्दा आपके लिए ज्यादा महत्व रखता है? मेरे लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 58 लाख कर्मचारियों 2004 के बाद जो लगे हैं उनकी पुरानी पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बंद कर दी थी। मोदी सरकार हमें 5 साल से राले दे रही है। आपके लिए कौन सा मुद्दा ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में उस मुद्दे को लेकर जाएंगे? ये जो बात आ रही है मुख्य रूप से जो मुद्दा है सभी का, पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का, डोंगरगांव चौली से लेकर उज्जैन तक, ये जो रोड का डाइवर्सन हुआ ये नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सा मुद्दा आपके लिए ज्यादा सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा या यहाँ के स्थानीय मुद्दे? मैं आगर का नागरिक होने के लिए नाते और सभी जितने भी दोनों पक्षों में बैठे हुए पक्ष और विपक्ष में सारे मेरे सीनियर खिलाड़ी भी इधर भी हैं और इधर भी हैं। मैं इनसे बोलता हूं कि मूलभूत सुविधाओं के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते? एक चीज़ों के फटाए क्यों फोटो कि हमने ये कर दिया या वो कर दिया? ये क्यों नहीं सोचते कि आगर से खेल विलुप्त होता चला जा रहा है, आगर से कितनी प्रतिभाएं विलुप्त होती चली जा रही है, कॉलेज विलुप्त होता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे आपके लिए सर्वोपरि? 1 मिनट, मैं आपकी पिछली बात के ऊपर आना चाहता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या आपके लिए भी उपयोगी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। आगर जिले में जिला बनने से पहले वर्ष 2006-07 से लेकर आज दिनांक तक आगर जिले की 4 जनपदों में अभी तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंचा है। राशि पहले 15,000 थी, 25,000 थी, उसके बावजूद भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी इस समय भी आपके दोनों पार्टियों जो कार्यकर्ता जिनके पास सबसे पहले आप गए थे उन्हीं लोगों से तलाश कर इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 की राशि आने के बाद भी आप में से कौन कौन से कार्यकर्ता गाँव में जाएंगे लोगों को प्रेरित करने के लिए? आगर जिले में कॉलेज में ना लो सब्जेक्ट था, वो भी बीजेपी वाले खा गए। सर, ला सब्जेक्ट के लिए यदि स्टूडेंट को करना है ला सब्जेक्ट है तो उज्जैन जाना पड़ेगा या शाजापुर जाना पड़ेगा। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो एक ही मुद्दा रहेगा, राष्ट्रीय हित। क्योंकि अगर राष्ट्र मजबूत है तो सब मजबूत है। अगर ये देखा जाए तो चुनाव राष्ट्र की। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, राष्ट्र सबसे पहले ये बात मानते हैं। बाकी मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा कि फौजी
जो कि हमारे देश के सैनिक है, उनके नाम पे राजनीति ना करे और वास्तविकता की राजनीति करे। राष्ट्र के लिए कांग्रेस, बीजेपी सभी दल एक थे, सर्वदल साथ गया था और मोदी जी को बोला था कि आप जो फैसला लो हम उसके साथ। चलिए, आपके लिए कौन सा मुद्दा आपको लगता है आगामी दिनों में आप चुनाव में अगर जाते हैं तो कौन से मुद्दे को लेकर सर्वोपरि आपकी बात? सर, राष्ट्रहित सबसे सर्वोपरि है। जिस तरह सिद्धू जी ने बोला कि पेड़ पे बम गिरा के आ गए, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। जी, आपके लिए चेहरा कौन सा होगा? आप प्रधानमंत्री को देखकर वोट करेंगे या मुख्यमंत्री कमलनाथ को देखकर? मैं प्रधानमंत्री को देखकर वोट करूंगा। आपके लिए लोकसभा चुनाव में प्रमुख क्या रहेगा? राष्ट्रीय हित को लेकर आप सोचते हैं कि या स्थानीय मुद्दे? सर, भ्रष्टाचार, करप्शन प्रमुख मुद्दा, जो कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। चलिए, भ्रष्टाचार ही एक लोकसभा चुनाव, स्थानीय मुद्दे यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर बात कही जाएगी, जो उनकी योजनाएं हैं उनको देखा जाएगा, या राष्ट्रीय हित के मुद्दे को लेकर आप किस तरह का सांसद देखते हैं? विकास का मुद्दा होगा, राष्ट्र हित सबके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी विकास पे चुनाव लड़ना चाहिए। नरसिम्हा राव के समय 2.4% जीडीपी थी और आज इतने साल बाद भी 2.4% जीडीपी है। मनमोहन सिंह जी के समय 4.5% और आंकड़ों में चुनाव लड़ना चाहिए। फिर विकास कहाँ हुआ इनका? ये देखिए सरकारी आंकड़े, ये सरकारी आंकड़े देखिए, ये जीडीपी 2.4% और आज भी 2.4%। तो देश में विकास कहाँ हुआ? मोदी जी के समय कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने 15-15 लाख खाते में डालने के झांसे दिए थे लोगों को, झूठे आश्वासन, काला धन, नोटबंदी, जीएसटी, जनता की हालत कैसे जी रही है। किस तरह के सांसद के तौर पर देखना चाहेंगे आगर मालवा में? कौन इसके विकास को आगे बढ़ा सकता है? ऐसा सांसद जो क्षेत्र की जनता के प्रति ईमानदार हो, जो यहाँ पर रहे, जनता की सेवा करने की उसके मन में भावना हो और जो आगर का विकास करे, क्योंकि आगर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आगर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो या चाहे वो सड़क हो। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा मुद्दा लगता है यहाँ पर। राष्ट्र हित की बात करते हैं, पर जब भी कोई भी आतंकवादी हमला होता है इन्हीं के टाइम होता है। अभी भी संसद में हमला हो इन्हीं के टाइम हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी इन्होंने ही छोड़ा था। इनकी 60 गार्ड से राष्ट्र हित की हमेशा बात करते, पर इनका टाइम कोई राष्ट्र हित नहीं होता है, केवल वोट की राजनीति करते हैं ये। आपके लिए क्या प्राथमिकता है? आपके लिए 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने चालू कर दिया मध्य प्रदेश में, क्यों चालू नहीं हुआ? उसका सबसे बड़ा जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कैसा सांसद आप देखते हैं? आपके क्षेत्र के लिए कैसा होना चाहिए सांसद? जो क्षेत्र का विकास करे, जो समाज और देश को एक साथ लेके चलने की बात करे और राष्ट्र हित के लिए फैसला करे। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या प्राथमिकता होगी आपकी? राष्ट्रीय मोदी, एक ही मुद्दा मोदी। क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी ही देश की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय हित में मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कैसा सांसद होना चाहिए आपका? जो राष्ट्रीय हित की सोच रखे वही सांसद होना चाहिए। चलिए, और भी जवाब लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं आपके क्षेत्र में कैसा? आप चूंकि इस क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब आपके अलावा अगर हम किसी और चेहरे को देखें तो क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप आने वाले सांसद में? आप भी विधायक रहेंगे। सांसद की परिभाषा में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। सांसद समाज के बीच में सहजता से उपलब्ध हो, अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ लड़े, अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जितने भी मापदंड है वो पूरी ताकत के साथ रखे, इतना योग्य हो कि अपने मुद्दों को भारत सरकार के नॉलेज में लाने का काम करे, यानी कि दिल्ली में उठाने का काम करे और देश को पूरे हिंदुस्तान को महत्व दे कि मैं सांसद बना तो मेरे राष्ट्र को सुरक्षा करने में चाहे मेरी भी बलिवेदी चढ़े तो मैं तैयार हूँ। जी, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक किए, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, तो ऐसा साहसिक कदम जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ही उठा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर की जनता किसे चुनतेगी ये तो आगे की बात होगी, लेकिन यहाँ पर चाहे वो मुख्यमंत्री कमलनाथ का विकास की आकलन करना हो, चाहे राष्ट्रीय हित के मुद्दे हो, दोनों ही मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता में काफी जोश है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।